अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबाब ज़फ़र सीनियर कंप्यूटर टीचर। आज आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग के टॉपिक से रिलेटेड जो प्रोग्राम हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम या लॉजिक क्रिएट करते हैं तो उस लॉजिक में की टर्म जैसे आप कह सकते हैं कि सिंटैक्स या मेजर फंक्शन या उसका स्ट्रक्चर जो है वो तमाम प्रोग्राम में तकरीबन सेम ही है। तो ऐसा होता है कि कोई भी आप प्रोग्राम जब लिखने जाते हैं या प्रोग्रामिंग के स्टार्ट में जो है आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। वो क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि आपकी जो बेस है और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है। तो ये वीडियो आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए भी सपोर्ट करेगी काफ़ी हद तक, और जो चैप्टर आपके ग्रेड 10 के स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं उसके भी काफ़ी जो आपके टॉपिक्स हैं उनको ये सपोर्ट करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने ली है जिसमें मैं डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो यूज़ करूँगी। ज़्यादातर ये इनपुट आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड है, उसको सपोर्ट कर रही है ये वीडियो। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपको प्रीवियस टॉपिक जो है आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन, वो थ्योरेटिकल टॉपिक जो है जिसमें थ्योरी कवर हुई है आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, उसमें आपको बताया कि फ़ंक्शन जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। तो अब वो फंक्शंस जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ और स्कैन एफ। हमने फंक्शन पढ़ा था, जो प्रिंट एफ है वो आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन हमने स्कैन एफ पढ़ा था। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें आप देखते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h लिखा होता है। अब ये stdio.h क्या है? ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जो उसमें डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करती चलूँ कि हैश इंक्लूड जो है वो आपका प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होता है। और इसका काम क्या होता है? ये असल में इंस्ट्रक्शन कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब उसको जो है इंस्ट्रक्ट करता है। और ये जो है इसके अंदर हेडर फाइल्स होती हैं, ये मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं। अभी हम यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, और हेडर फाइल्स के अंदर जो हैं वो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं इंक्लूड होते हैं। अब ये वाला जो stdio है, इसके अंदर जो मेजर फंक्शन जो यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है प्रिंट एफ जो है, ये इसके अंदर आता है, इस हेडर फाइल के अंदर। अब क्या होता है कि जब ये हेडर फाइल जो है इसको इंक्लूड करने के लिए, मतलब इसको इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड आपके पास आ जाता है, अगर हम देखें तो इंट मेन ये क्या होता है? मेन फंक्शन। अब फंक्शन की मैंने आपको पहचान बताई है कि फंक्शन के आगे ऐसे जो है राउंड ब्रैकेट्स जो होती हैं वो मेंशन होती हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि ये एक फ़ंक्शन है। तो मेन जो है एक फ़ंक्शन है, और इसमें कितने फंक्शन यूज़ हुए हैं? एक मेन का हुआ है, एक प्रिंट एफ का हुआ है, क्योंकि इसके आगे भी ब्रैकेट्स आ रही हैं, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, और एक हमने गेट ch वाला फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। फंक्शन की भी हमने पढ़ा था कि फ़ंक्शन जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर भी हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शन यूज़ किए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये इंट मेन जो है ये क्या होता है? इंटीजर जो है इंट डाटा, ये विद रिटर्न टाइप इंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। रिटर्न टाइप है इंट, इसमें 2 रिटर्न टाइप्स होती हैं, एक इंट होता है, एक वॉइड यूज़ करते हैं। उनमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। ये मेन फंक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर? अब मेन फंक्शन के बगैर बाकी फंक्शन भी लिखे जा सकते थे, क्यों लिखे? मेन फंक्शन को क्यों यहाँ लिखा गया? और हर प्रोग्राम आप जो देखेंगे उसमें ये चीज़ें मस्ट होंगी, तो इनका क्या जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम में यूज़ है। तो मेन फंक्शन जो है वो आपका होता है इसलिए कि वो आपके बाकी फंक्शन जो हैं जो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो उनको कॉल करता है, और ये कनेक्टेड होते हैं फंक्शन इस मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन जो ये काम करता है कि ये आपका डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, और फिर जो बाकी फंक्शन हैं वो इसको कॉल करते हैं, मतलब उनको ये कॉल करता है, ठीक है।
तो अब इसकी मैं एग्जांपल एक प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेती हूँ कि अब आपके पास एक क्लास है और क्लास के अंदर जो है टीचर है और सीआर आपने टीचर ने बनाई हुई है क्लास की, और प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो है वो टीचर से कम्युनिकेट करती है और फर्दर आगे जो टीचर है वो सीआर से कम्युनिकेट करता है। अब सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उससे क्या ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने की या कनेक्ट होने की, तो वो ये होता है कि जब आप कोई भी जो यहाँ पर वैल्यू स्टोर करते हो या यहाँ पर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है आपके प्रोग्राम में, जो भी वो जो मेमोरी है वो मेन के थ्रू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो पता चलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपने जिस तरह के ग्रेड 9 में पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इसका फंक्शन है, आपने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेड 9 में। तो फंक्शंस जो है उसका ये है कि उसके रिसोर्सेज, यानी कौन से रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज यानी मेमोरी या कोई और इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज उसमें यूज़ हो रही हैं, तो वो उसको क्या करता है, मैनेज करता है। तो वो मैनेज करके देता है, इसको मेमोरी मैनेज करके देता है, और इस फिर बताता है कि ये जो है यहाँ मैनेज हो गए, यहाँ पर जो है आप वैल्यू स्टोर कर दो। अब दो तरह के जो है हमने मेन फंक्शन पढ़े हैं। एक तो हमारे पास है, हमने कहा कि इसकी रिटर्न टाइप दो तरह की होती हैं, एक इंट मेन फंक्शन और एक वॉइड मेन फंक्शन। इंट और वॉइड में क्या डिफरेंस है कि वॉइड जो है उसका कोई कंसर्न मतलब नहीं होता, वो वॉइड जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कम्युनिकेट नहीं करता, वो कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि वॉइड जो है वो क्या करता है कि कंपाइलर की कैशे जो होती है उसमें टेम्परेरी मेमोरी को जो है वो अवेल कर लेता है, मतलब उसको ज़रूरत नहीं होती, वो वहाँ पर स्टोर कर लेता है कैशे में। तो उसमें अब ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि कोई रिसोर्स जो है वो उसका कोई कंसर्न नहीं है कि कोई रिसोर्स यूज़ हुआ है, उसको रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। जबकि इन जो है वो डायरेक्ट जो है वो कनेक्टेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और वो क्या करता है, जो भी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो बता देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करके दे देता है। और ये बाकी जो हैं फंक्शंस और ये कॉल मेन उनको कॉल करता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर ए बी सी। ए बी सी क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल्स हैं। ए बी सी जो हैं वो वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के अंदर आप कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा, जैसे कि आप एक एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि बाउल ले लो, उसमें आप एक में आपने लिक्विड स्टोर करवा दिया, एक में आपने जो है वो कोई सॉलिड चीज़ जो है वो स्टोर कर दी, तो वो बाउल जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप का चीज़ें डाल सकते हो, मटेरियल डाल सकते हो, इसमें भी डिफरेंट टाइप के डाटा को आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर जो डाटा डाला हुआ है वो इंट है, मैंने इंटीजर बताया, डिक्लेयर किया है कि वो जो डाटा है वो वेरिएबल के अंदर वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी डाटा की फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक इंटीजर है, करैक्टर में भी हो सकता है, और भी फ्लोट में भी हो सकता है, यानी पॉइंट्स में भी हो सकता है। जो डाटा तो डिफरेंट तरह का होता है, जो वेरिएबल की जो टाइप होगी वो पीछे डिफाइन होगी, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब होता है क्रिएट करना, वेरिएबल को क्रिएट करना, वेरिएबल क्रिएट होगी, पीछे उसकी टाइप भी मेंशन होगी। ये आपका जो है थर्ड पार्ट आ गया, ये बॉडी के अंदर होता है। अच्छा, ये जो है आपकी ये बॉडी है, मेन फंक्शन के बाद आपकी बॉडी आ जाती है, और बॉडी के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी से, और उसमें जो है वेरिएबल आप क्रिएट करते हो, डिक्लेयर करते हो। अब यहाँ पर आगे आ जाता है फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। प्रिंट फंक्शन आउटपुट जो है आपकी देने के लिए वो यूज़ होता है, और बड़ा डिटेल में जो है आपको ये कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ये उसको सपोर्ट कर रही है। अब ये क्या होता है, प्रिंट ऑफ का सेंटेक्स जो है वो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सेंटेक्स जो है एक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बाकी लॉजिक्स और ये जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो प्रोग्रामिंग में आपको कहीं भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास जिस तरह कि हमने प्रिंट एफ का सेंटेक्स देखा था, तो ये मैं दोबारा से आपको रिकॉल कर देती हूँ। प्रिंट एफ का सेंटेक्स, यहाँ पर जो हमने सेंटेक्स देखा था प्रिंट एफ का, वो हमारा था कंट्रोल स्ट्रिंग्स आती हैं और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग में कोई भी टेक्स्ट भी आ सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी आ सकते हैं, स्केप्स, और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट वेरिएबल ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ हुआ है।
तो इस वाली एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है टेक्स्ट भी है और यहाँ पर स्पेसिफायर भी यूज़ हुआ हुआ, ये आपकी फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट में आपके जो है वो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में वेरिएबल जो है वो आपके यहाँ पर मेंशन है। ओके, नेक्स्ट ये लॉजिक है एक C इक्वल्स टू A+B। ये प्रोग्राम जो बेसिकली है वो है दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनको हमने ऐड करवाना है और जस्ट हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यानी उसकी आउटपुट शो करवाई है। जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, इसमें हमने स्कैनफ नहीं यूज़ किया अभी प्रिंट, क्योंकि हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी हम चाह रहे हैं कि जो हम यहाँ पर वैल्यू असाइन करें वो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। स्कैनफ की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, उसकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर हम लोगों ने रन टाइम में कोई वैल्यू लेनी हो, यानी हम प्रोग्राम को रन कर लें और उसके बाद जो आउटपुट पे हमें कोई वैल्यू अपनी मर्ज़ी से हम डालें। हमने यहाँ पर प्रोग्राम कोई से भी दो नंबर हम ऐड करें, हमने ये बनाना है एक प्रोग्राम, ठीक है, कि हम कोई भी दो नंबर ऐड करें और इंक्लूड करें वो ऐड हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो प्रोग्राम है इसमें खाली प्रिंट एफ है, हम कोई अपनी मर्ज़ी से नंबर्स नहीं ले सकते। जो यहाँ हम असाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पर असाइन नहीं किया मैंने, वेरिएबल को मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ, जो असाइन करूँगी एज इट इज़ वही प्रिंट होगा, ठीक है। तो वैल्यू मैं असाइन कर देती हूँ, ए को मैं 4 कर देती हूँ वैल्यू असाइन, और जो है बी को मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ लेट्स सपोज 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, ये जो है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर बहुत ज़रूरी होता है, ये सिंटैक्स में है आपके, अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर का क्या मतलब क्या ज़रूरत है, ये क्या करता है ये बता देता है। जब कंपाइलर को जो प्रोग्राम जो स्टेटमेंट है वो आपकी जो है वो जो है एंड हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो हर उसके आगे हम जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो इंक्लूड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट आपका फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, इसका मैंने बता दिया, ये लॉजिक लगी हुई है, दो नंबर को ऐड करवाना है। अब ये मैंने वैल्यू असाइन की है तो उसको आप बोलते हैं असाइनिंग वैल्यू, ठीक है। इसको असाइनमेंट भी बोलते हैं और असाइनिंग। अब मैं ये क्यों साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, कोई कहे कि आपने वैल्यू असाइन करनी है तो आपको पता हो कि असाइनिंग वैल्यू कैसे होती है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीन वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर दिए, उनको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, ये भी एक वैल्यू असाइन हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू असाइन हुई है। तो यहाँ पर दो तरीक़ों से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, एक ऐसे भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर ही हम ऊपर ही वैल्यू असाइन कर दें। ए की यहाँ पर हम कर दें a इक्वल्स टू यहाँ 4 कर दें, और यहाँ पर भी b इक्वल्स टू 9 कर दें, और c की जो ये वाली वैल्यू है a+b ये साथ लिखते हैं। तो और फिर ये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो अगर हम डिक्लेरेशन के साथ वैल्यू असाइन कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। अगर आपको कोई कहे इनिशियलाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियलाइजेशन जो है वो डायरेक्ट आपकी स्टार्ट में ही, अगर आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके साथ ही वैल्यू अगर असाइन कर देते हो तो वो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। लेकिन अगर सेपरेट करते हो तो असाइनिंग वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। आई गेस स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमने नीचे वैल्यू असाइन कर लिए तो ऊपर एक आप प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। उप्स, ये गेट ch फंक्शन जो है ये क्या एरर दे रहा है, गेट ch was not declared in the scope। अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके इनपुट फंक्शन है, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है जब तक आप कोई की जो है वो इंटर नहीं कर देते, यानी आपकी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो है आपका उसको होल्ड करके रखता है जब तक, अनलेस आप कोई
जो है की जो है कीबोर्ड से इंटर ना कर लो। और इसकी क्या लॉजिक है कि ये भी एक फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है और अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। जैसे कि हमने दो तरह के फंक्शन पढ़े थे, ये फॉर्मेटेड फंक्शन है, इसमें हम कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं, स्पेसिफाई ये %d इंटीजर का यूज़ है, %c भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम फॉर्मेट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अंदर जो है 1 बाइट का करैक्टर स्टोर होता है और वो ये 1 बाइट करैक्टर को रीड करता है, ठीक है। चलें जी, अब प्रोग्राम को जो है हम रन कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है और हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्राम में आप यहाँ पर मेंशन करते हो वो ही आउटपुट आ जाती है, ठीक है। और ये पहले से असाइन वैल्यू है, उसको जैसे इसने आउटपुट दे दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू लेना चाहते तो उसके लिए हम स्कैनफ लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हम आउटपुट भी साथ इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने मौजूद है और बड़ा ही फर्स्ट नंबर 4 एंड सेकंड नंबर इज़ 9 एंड सब कुछ मिक्स अप हो गया। अब एस्केप जो है सीक्वेंस, उसके बारे में आपने चैप्टर 3 में आपको मैंने बताया था। उस एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड मैं बता देती हूँ कि यहाँ क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस ये होता है कि आपने अपने जो प्रिंट है, जो आउटपुट है, आपने उसको अपनी मर्ज़ी से आउटपुट को जो है आप कर सकते हो, मतलब उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस का काम क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो है, अगर हम यहाँ पर यहाँ मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में वो मूव कर दे, तो सॉरी, आप जो है सिंबल्स का ज़रा ख्याल रखें। अब ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर /n, ठीक है। और ये स्लैश का सेंटेक्स ज़रा ना ये देखना है कि कौन सी वाली है स्लैश है। अच्छा, इसको भी हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो इसके पीछे मैं ऐड कर देती हूँ एस्केप सीक्वेंस। और एस्केप सीक्वेंस आपका पता है कि आपके कंट्रोल स्ट्रिंग्स में इंक्लूड हो सकता है। ये कंट्रोल स्ट्रिंग वाला पार्ट है, इसमें हमने ये ऐड कर लिया। जहाँ हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट हमारी जो है वो शो हो जाए, तो वो अब हम इसको दोबारा से कंपाइल और रन कर देते हैं। जी, ये क्या एरर दे रहा है, सॉरी, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं दोबारा से। अच्छा जी, अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट जो है अब आपकी देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया। फर्स्ट नंबर इज़ 4, सेकंड नंबर इज़ 9 और सम इक्वल्स टू। तो ये एस्केप्स जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बताता है आपका, आप अपने आउटपुट यानी जो आपका प्रिंट हो रहा है, जो आप आउटपुट दे रहे हो, उसमें अपनी मर्ज़ी से आप अगर कहीं उसको एडजस्ट करना चाह रहे हो तो वो ये एस्केप सीक्वेंस करता है। और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस हैं, वो इंशाल्लाह जो है आपको टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो इनका काम ये है। अच्छा, ये प्रोग्राम अब आपका हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं जी नेक्स्ट स्कैनएफ के साथ इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रोग्राम को ना मैं ज़रा यहाँ पर देख लूँ, ये तब भी रन हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन कर देती हूँ इक्वल्स टू 9, जिसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। अब इसकी यहाँ से ज़रूरत नहीं रही, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। इसकी जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं सी की, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पर हम ऊपर ही स्टार्ट में ही डिक्लेरेशन के साथ असाइन कर देते हैं, तो अभी ये आपका जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी, क्या चीज़ है, एरर आपने देखने होते हैं जी, वो ये एरर है, आप जब इस तक अपना आउटपुट क्लोज़ नहीं करोगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको भी क्लोज़ कर दो, कंपाइल एंड रन हम कर लेते हैं जी। देख लें आप, सेम वही आउटपुट आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आई, मतलब इस तरह से भी हो सकता है।
ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है स्कैनएफ का यूज़ कर लेते हैं। स्कैनएफ में अगर हम अपनी मर्ज़ी का जो है आउटपुट देना चाहिए, ये तो 4 और 9 है ना, कोई भी 2 नंबर को ऐड करवाना चाहिए उसके लिए प्रोग्राम बनाए, तो यहाँ पर हमें स्कैनएफ की ज़रूरत पड़ेगी रन टाइम में इनपुट देने के लिए। तो स्कैनएफ का हम सिंटैक्स कर लेते हैं, लिख लेते हैं जी। स्कैनएफ का जो सिंटैक्स है उसको मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। स्कैनएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं पहला पार्ट, दूसरे कोमा, फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल आ जाता है दूसरा पार्ट। लेकिन लिस्ट ऑफ वेरिएबल विद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसमें जो है इंक्लूड होंगे स्कैनएफ में, यानी जो आपका आउटपुट फंक्शन है, सॉरी इनपुट फंक्शन है, इसमें आपका इंक्लूड होगा %, मतलब जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी %साइन जिसका होता है, वो क्यों यहाँ पर यूज़ होता है, उसका क्या काम है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम पहले जो है स्पेसिफायर मेंशन कर देते हैं। आपको स्पेसिफायर जो है वो हर फॉर्मेट स्पेसिफायर हर वेरिएबल का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, पर प्रिंट एफ में अगर हम देखें तो 2 वेरिएबल ए और बी यूज़ हो रहे हैं, तो 2 स्पेसिफायर हम यहाँ पर जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और सिंटैक्स के मुताबिक हमारे पास इन्वर्टेड कोमा जब क्लोज हो जाती हैं उसके बाद हमने कोमा लगाना होता है और आगे इम्परसेंट साइन के साथ जो है वो हमारे पास वेरिएबल आते हैं। अब ये इम्परसेंट साइन जो है वो क्या करता है, असल में इम्परसेंट साइन जो है वो आपके एड्रेस जो मेमोरी का एड्रेस है उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है। मतलब कि वेरिएबल जो हैं वो कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं वो उसको एड्रेस करता है, उसको स्पेसिफाई करता है। और ये इसमें स्कैनएफ में क्यों यूज़ होता है, प्रिंट एफ में क्यों नहीं। प्रिंट एफ तो आउटपुट के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्कैनएफ में हम इनपुट देते हैं, और इनपुट में जाहिर सी बात है हम कोई भी वेरिएबल अगर स्टोर करवाते हैं तो वेरिएबल को मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, वैल्यू उसके अंदर कोई वैल्यू होती है, तो उसके लिए डेफिनेटली मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये इम्पर्सन जो है वो स्कैनएफ में ही यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम ने स्कैनएफ फॉर्म मतलब उसके सिंटैक्स के मुताबिक हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने रन टाइम पे वैल्यू लेनी है तो वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई, ठीक है। वैल्यू मैंने इसकी रिमूव कर दी। ये ऑपरेशन क्योंकि करना है, आपको पता है 2 नंबर्स को जो है वो ऐड करना है, तो यहाँ पर जो है ये तो मैं रिमूव नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ये रिमूव कर लिया तो फिर एडिशन परफॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर। अच्छा, यहाँ एक अपनी मर्ज़ी से इसने नंबर दे दिया है, और ये क्यों दिया है, ये इस वजह से दिया है कि यहाँ पर हमने जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर दिया और उसने अपने तरफ से नंबर दे दिया। यहाँ पर क्योंकि हमने स्कैनएफ में यूज़ कर लिया तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ऊपर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है स्कैनएफ में, क्योंकि वो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ज़रा रन कर लेते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज़, अब अपने अपनी मर्ज़ी से नंबर दे सकते हैं 1, सेकेंड नंबर इज़ कोई भी ले दें, 6 दे दें, 5 दे दें। सम इक्वल्स टू 1। अब ये सम इक्वल्स टू 1 क्यों आ रहा है, ये ज़रा हम प्रोग्राम को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। a प्लस बी ही है और कोई हमने मेजर मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। ओके, स्कैनएफ में है जी, इसको हम ज़रा यहाँ से करते हैं रिमूव। ऑब्वियसली जब आपने ये वाली लाइन जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली पहले होंगी, तो ये आपको बाद में मेंशन। वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करवा दिए, जो आपने प्रिंट करवाना था वो सिंपल प्रिंट हो गया, उसके बाद जो है ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। ये बड़ा मैटर करता है आपके प्रोग्राम में। अब हम रन कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर 1 कर देते हैं, दूसरा नंबर हम कर लेते हैं 6 और हमारे सामने आ जाएगा 7। अब ये रन कर गया। पहले क्या इशू आया था कि हमने क्योंकि ऊपर ही मेंशन कर दिया था, ऊपर ही उसको इनिशियलाइज कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो पहले वो वाली वैल्यू ले रहा था, स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो ये जो कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको अगर समझ आ जाएं तो आप इजीली किसी प्रोग्राम में से एरर भी रिमूव कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम में जो है इजीली लॉजिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, लेकिन अब इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट से मुराद ये है कि मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ आउटपुट को। हम इसको एक और तरीके से सेम ही आउटपुट आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में कर लेते हैं। कि हम क्या करते हैं कि हम इनको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ के 2 फंक्शन ले लूँगी और स्कैन एफ के भी 2। फर्स्ट नंबर हम कर लेते हैं इज़, ठीक है। इसके नीचे हम डालेंगे स्कैन एफ, क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया, पहले हमने कंबाइन किया था, अब सेपरेट कर लिया। तो अब आपने सिंगल जो है वो मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज़ ए, तो एक ही वेरिएबल है तो एक ही वो यूज़ होगा, और जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वही यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। सेकंड नंबर हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर इज, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सेकंड नंबर ले रहे हैं। तो सेकंड नंबर एक वेरिएबल यूज़ हुआ है और जो यूज़ हुआ है उसको हम, अच्छा ये प्रोग्राम को थोड़ा सा मैंने एडिट कर दिया है, सेपरेट कर दिया। पहले ये साथ था प्रिंट एफ में, ये इसके साथ ही आ रहा था, ठीक है, एक ही में हमने इंक्लूड कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद ये पहले प्रिंट एफ किया, फिर इसका स्कैन एफ कर दिया। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजिंग की हमने, इसका एक वेरिएबल है तो उसका 1% ही स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा है। यहाँ पर उस वेरिएबल जो वेरिएबल पर यूज़ हुआ है उसी का % साइन के साथ, मतलब जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है वो लगाया हमने। और प्रिंट एफ में सेकंड नंबर हमने ले लिया, ठीक है। और उसी सेकंड नंबर के लिए जो है हमने डिफ़ाइन किया कि सेकंड नंबर भी जो है वो इंटीजर टाइप है, तो इस यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इंटीजर टाइप लगा दिया, और साथ ही बी जो वेरिएबल बी यूज़ है तो उसी के साथ % साइन लगा दिया। ये सिंटैक्स है इसका। और अब इसको हम रन करके अगर देखेंगे तो ये सेम ही जो है वो हमें आउटपुट देगा। यहाँ पर देखें ये एरर आ रहा है सिंटैक्स का, ठीक है। इसको आप देखें जी, फर्स्ट नंबर, अब देखें बड़ा ऑर्गेनाइज वे में ये आ गया। फर्स्ट नंबर हमने इंटर किया जी कोई भी 1, फिर आ जाएगा सेकंड नंबर, वो हमने इंटर कर दिया 7, सम आ गया 8। तो बड़ा एक आउटपुट जो है वो ऑर्गेनाइज वे में आ गया। पहले ये था कि पहले भी हम उसको आउटपुट को अपनी एडजस्ट कर सकते थे। हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया था, जो हमने /n वाला, उससे ये होता था कि वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता था, लेकिन एक साथ ही दोनों मतलब चीज़ें आ जाती थी। फर्स्ट नंबर भी आ जाता था, सेकंड नंबर भी। हमें ऐसा नहीं था कि फर्स्ट नंबर पहले इंटर करो फिर सेकंड नंबर इंटर करो, दोनों साथ आ जाते थे, प्रिंट दोनों साथ हो जाते थे। तो अब ये बड़ा ऑर्गेनाइज वे में आपका एक आउटपुट है। ये फर्स्ट नंबर पहले आपने किया इंटर, फिर सेकंड किया और फिर सम। ये इस तरह से जो है इसकी लॉजिक है। अब यहाँ पर मज़ीद जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में आप समझ के चुके हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये क्या है और ये फंक्शंस क्या काम करते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन सिर्फ आउटपुट शो करता है। स्कैन एफ आपकी इनपुट लेनी है अगर आपने रन टाइम में, तो उसके लिए स्कैन एफ यूज़ करेंगे। और वैल्यू असाइन क्या होता है, वैल्यू यहाँ पर अगर हम ऊपर असाइन कर देते हैं वैल्यू, तो एज इट इज़ वही वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। लेकिन अगर रन टाइम में हमने कोई वैल्यू लेनी है तो उसके लिए स्कैन एफ आप यूज़ कर लेंगे प्रिंट के साथ, तो वो रन टाइम में आपकी वेरिएबल को वैल्यू दे देगा। रन टाइम में वेरिएबल कैसे वैल्यू है जो रन टाइम में होती है वो आपको मैंने ये बताया कि आपने जब एग्जीक्यूट करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो रन टाइम में, ये रन टाइम है ना, रन टाइम में हमने वैल्यू अपनी मर्ज़ी से दे दी। यहाँ पर मैंने दे दी 5, फिर सेकंड वैल्यू रन टाइम में मैंने दे दी खुद कुछ भी 6 और उसका सम आ गया 11। तो ये कॉन्सेप्ट है। रन टाइम में अगर आपने देना है तो स्कैन एफ लगाएंगे, और अगर प्रिंट साइन करके वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वो एज इट इज़ जो वहाँ पर वैल्यू साइन होगी वो जो प्रिंट में आप लिखेंगे वो आपकी आ जाएगी।